एक एस्पिरेंट जब जिस चीज़ के लिए अपने आप को डेडिकेटेड रखता है, उस चीज़ को जब वो पा लेता है, हासिल कर लेता है, वो भी एक अच्छे रैंक के हिसाब साथ, तो फिर खुशी का कोई ठिकाना नहीं होता है और वो खुशी मेरे अंदर बहुत। और मेरा जो सबसे पहले से ही ड्रीम था कि मुझे एक न्यूरोसर्जन बनना है, तो उस चीज़ को लेकर मैं हमेशा नीट को लेकर पहले से था कि हाँ, मुझे नीट ही देना है। नीट एग्ज़ाम को ठीक है, एक बहुत ही टफ़ एग्ज़ाम है इंडिया के अंदर। इसे क्रैक करने के लिए सबसे बड़ी चीज़ वही है मेरे हिसाब से, जो कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, पूरी साल तैयारी, एक लगन के साथ पूरी साल एक लेवल पे, मतलब जो कहते हैं उतार-चढ़ाव नहीं आना चाहिए। हमेशा एक लेवल पे पूरे डेडिकेशन के साथ तैयारी करनी चाहिए। अब तक के अदनान आपके परिवार के लोगों का, आपके माता-पिता का, आपके भाइयों का कैसा सपोर्ट मिला? फैमिली से ज़्यादा जो रिलेटिव्स होते हैं, वो ज़्यादा मतलब इनके पीछे कि आपने तो एग्ज़ाम दिया था, 1 साल घर से बाहर रहकर तैयारी की थी, आपके पेरेंट्स ने पैसे उतने लगाए थे, फिर भी आपने नीट एग्ज़ाम, तो इन सभी चीज़ों का बहुत ही ज़्यादा बच्चों के अंदर एक अंदर से उनको डिमोटिवेट कर देता है। क्या सोशल मीडिया वगैरह यूज़ करते हैं आप? मैं सोशल मीडिया से बहुत ज़्यादा दूर था, मैं सिर्फ़ व्हाट्सएप यूज़ करता था, उसके अलावा कोई भी सोशल मीडिया पे मेरा आज भी कोई अकाउंट नहीं है। कोई अकाउंट आप कह सकते हैं कि मेरा एकेडमिक शुरू से ही बहुत ही अच्छा था, शानदार था, और जब मैं विद्यापति पब्लिक स्कूल में भी था, तो मैं हमेशा अपने क्लास के अंदर टॉप 3 में ही था। शुरुआत के वक़्तों में अगर मैं बात करूँ तो 6 घंटे कोचिंग में होते थे और 6 घंटे रूम पे मैं पढ़ता था अपना। 12 घंटे का यही रूटीन मैंने अपना कंसिस्टेंसी के साथ मेंटेन करके रखा, और आखिर वक़्त में मैंने 14 टू 16 आवर्स का डेली रूटीन बनाया था 2 महीनों के लिए, जिसके अंदर मैंने अपने पूरे सिलेबस को बार-बार पढ़ा। इस वक्त हम मौजूद हैं पूर्वी चंपारण के ढाका प्रखंड अंतर्गत चंदनबाड़ा में। उत्तर बिहार के सुप्रसिद्ध मदरसा जामिया इमाम इब्न तैमिया के पूर्व नायब रईस जनाब डॉक्टर अरशद फ़हीम मदनी के सबसे छोटे पुत्र अदनान अरशद ने नीट के परीक्षा में कामयाबी हासिल करने के बाद इस क्षेत्र के लोग लगातार पिता और पुत्र को बधाई दे रहे हैं। मेरे साथ अदनान अरशद है, अदनान से बातचीत करेंगे। इस कामयाबी के पीछे किस तरह का संघर्ष रहा और इस कामयाबी को लेकर इनका क्या कुछ कहना है। हमारी पूरी टीम की ओर से और पूरे चंपारण वासियों की तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई हो। बहुत-बहुत शुक्रिया आप सभी का। अदनान, कैसा लग रहा है आपको? जी, मुझे तो अभी बहुत अच्छा लग रहा है। क्या पहले से आपको भरोसा था? जी, मुझे पहले से बिल्कुल कॉन्फिडेंस था, और एक एस्पिरेंट जब तैयारी करता है, तो उस तैयारी के दौरान ही उसे पता चल जाता है कि उसका स्टेटस क्या है, और उसको मतलब उतना पता चल जाता है कि हाँ, मेरा आगे क्या होने का है। और जब हमने नीट का पेपर देकर मैं अपने सेंटर से निकला, तो हमें नाउम्मीदी तो थी थोड़ी-सी कि हाँ, कि इस साल का नीट का कट ऑफ, ज़ाहिर-सी बात है पिछले साल जितना कट ऑफ था उससे तो बहुत ही ज़्यादा उम्मीद नहीं था कि इतना हो पाएगा हमसे। लेकिन फिर भी जब धीरे-धीरे और 2-3 दिन बाद पूरे यूट्यूब पे, पूरे सोशल मीडिया के ऊपर पता चला कि हाँ, हर जगह हर बच्चों का यही हाल है, तो फिर एक अंदर से था कि हाँ, मेरा इतना स्कोर है कि मैं इंशाल्लाह गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के अंदर चला जाऊँगा। इस सफलता के बाद मम्मी-पापा क्या कर रहे हैं? जब मैंने अपना स्कोर कार्ड खोला, मुझे याद है अभी परसों 1:30 बजे के करीब मैं स्कोर कार्ड खोला, तो उस वक़्त मेरी मम्मी वहीं पे थी, और सब कोई बहुत ही खुश थे घर पे। सबके अंदर एक बहुत ही अच्छी-सी खुशी मुझे देखने को मिली, और सबसे बड़ी बात है कि हमारे पूरे ख़ानदान के अंदर मैं सबसे पहला वो एक हूँ जो जिसने नीट यूजी के एग्ज़ाम को क्रैक किया है, वो भी एक अच्छे रैंक के साथ। परिवार के लोग क्या कह रहे हैं अदनान अरशद को? परिवार के लोग सभी का मुझे लगातार कॉल भी आता रहा, मैसेजेस भी आते रहे, सभी ने मुझे बधाइयाँ भी, कांग्रेचुलेशंस भी दिए, और मैं सभी का शुक्रगुज़ार हूँ कि इस ज़ाहिर-सी बात है कि एक फ़ैमिली का सपोर्ट भी बहुत ही ज़रूरी होता है एक एस्पिरेंट के लिए। एक फ़ैमिली जो मोटिवेट करता है एक एस्पिरेंट को उस जर्नी के दौरान, वो बहुत ही ज़रूरी होता है। और मैंने अपना जो फ़ैमिली के लिए मैंने अपना जो एक कहते हैं कि जो ड्रीम था उसको मैंने पूरा किया, और सभी के अंदर बहुत ही खुशी का माहौल। अब तक के अदनान आपके परिवार के लोगों का, आपके माता-पिता का, आपके भाइयों का कैसा सपोर्ट मिला? माता-पिता का जो सपोर्ट एक एस्पिरेंट को मिलना चाहिए, वो मिला, और मैं अपना बताऊँ तो मुझे हमेशा एक पॉज़िटिव वाइब आता रहा। मतलब मुझे अपने पेरेंट्स की तरफ से कभी ये नहीं लगा कि हाँ, कुछ ये है, मतलब हमेशा वो हमें मोटिवेट करते रहे, और इस जर्नी में मुझे पूरा सपोर्ट करते रहे। एक मेरा अंदर से खुद से दिलचस्पी भी था कि मुझे भी डॉक्टर बनना है, मुझे अपने बहन की तरह। बचपन से ही आपको शौक था कि डॉक्टर ही मुझे बनना है? मतलब अगर गोल की बात की तो गोल का जो सेट होता है वो तो हर एक बच्चा अपने जब मैट्रिक का एग्ज़ाम दे देता है उसके बाद डिसाइड करता है, तो उसी वक़्त मेरे अंदर था, और पहले से भी एक जज़्बा था, और मेरा जो सबसे पहले से ही ड्रीम था कि मुझे एक न्यूरोसर्जन बनना है, तो उस चीज़ को लेकर मैं हमेशा नीट को लेकर पहले से था कि हाँ, मुझे नीट ही देना है। एक एस्पिरेंट जब जिस चीज़ के लिए अपने आप को डेडिकेटेड रखता है, उस चीज़ को जब वो पा लेता है, हासिल कर लेता है, वो भी एक अच्छे रैंक के हिसाब साथ, तो फिर खुशी का कोई ठिकाना नहीं होता है, और वो खुशी मेरे अंदर बहुत। आपके पिता उत्तर बिहार के सबसे
बड़ा जो मदरसा है जामिया इमाम इब्न तैमिया के नायब रईस हैं, उनका एक बड़ा नाम है इस क्षेत्र में। उनके पुत्र होने के नाते लोग ये समझते हैं कि जब जिनके पिता मौलाना हैं तो उनके बच्चे भी मदरसा में ही पढ़े, दीनी तालीम हासिल करें। फिर आप वहाँ से निकल कर बचपन में आप स्कूल में पढ़ाई किया और स्कूल से अलीगढ़ फिर आप गए। इस बीच का सफ़र कैसा रहा आपका? जी, वो मैं बताऊँ, जैसे मेरी प्राइमरी एजुकेशन यहीं जामिया इमाम इब्न तैमिया यूनिवर्सिटी से हुई है। मैंने यहाँ तक 4th क्लास यानी जो राबिया इब्तिदाइया है वहाँ तक पढ़ने के बाद फिर मैं अपनी स्कूलिंग के लिए, मतलब एक मेरे अंदर पहले ही से था कि नहीं मुझे स्कूलिंग में पढ़ना है, और वो एक पहले इस तरीके से बना हुआ था पूरे कल्चर के अंदर कि जो एक मौलाना है तो उनके घर में भी इस तरीके से होना चाहिए। और बिल्कुल सही बात है, इस्लामिक एजुकेशन तो सभी के पास एक मुस्लिम होने के नाते होना चाहिए, और वो बेसिक एजुकेशन हर एक कोई के पास होता है, और वो मैंने हासिल भी की थी। उसके बाद मैंने जिस तरीके से मेरे फैमिली के भी सपोर्ट था और उतना ज़्यादा मुझे ये देखना नहीं पड़ा। लेकिन हाँ, जब मैं यहाँ से पढ़ने के बाद फिर मैंने विद्यापति पब्लिक स्कूल में क्लास 4 से 8 तक की पढ़ाई की 5 साल। फिर उसके बाद मैंने 9th का एंट्रेंस दिया एमयू में, और एमयू का 9th एंट्रेंस क्रैक करने के बाद फिर वहाँ से मैंने 9th किया 10th, और 10th के अंदर मेरा परसेंटेज 96 परसेंटेज था, और एमयू का अपना बोर्ड है, उस एमयू बोर्ड में मेरा 8 रैंक था। टॉप 10 की लिस्ट में मेरा नाम था वहाँ पे। फिर उसके बाद एक स्टूडेंट जो एमयू के अंदर होता है उसे 11th के अंदर एडमिशन लेने के लिए दोबारा से एक एंट्रेंस एग्जामिनेशन देना पड़ता है। तो वो एंट्रेंस एग्जामिनेशन भी दिया और उसको मैंने दोबारा से उसे भी क्रैक किया। फिर 11th 12th कंप्लीट करने के बाद फिर मैंने नीट एग्ज़ाम को भी क्रैक किया। तो आप ये कह सकते हैं कि मतलब मेरा जो एक माइंडसेट था वो पहले ही से कॉम्पिटिटिव माइंडसेट था। बहुत सारे बच्चे होते हैं जो एस्पिरेंट तैयारी करते हैं तो वो सीधे पहली बार नीट के एग्ज़ाम एज़ अ कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देते हैं। उससे पहले वो बोर्ड का एग्ज़ाम तक ही दिए होते हैं। लेकिन मैंने 9th का एग्ज़ाम भी दिया था, उसके अंदर भी एस्पिरेंट होते हैं, और 11th का एग्ज़ाम भी दिया था। और इनफैक्ट +2 लेवल पे जो 11th का एमयू का एग्ज़ाम है वो पूरे इंडिया में सबसे टफेस्ट एग्ज़ाम है +2 लेवल पे। तो उसको भी मैंने क्रैक किया, उसके बाद फिर मैंने नीट यूजी के एग्ज़ाम को क्रैक किया। तो अब आपका क्या सपना है? आगे देखिए, अब इसके बाद मेरा ये है ड्रीम कि मैं जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज, जो हमारा एमयू सेंट्रल यूनिवर्सिटी के यहाँ मेडिकल कॉलेज है, उससे मैं अपना एमबीबीएस कंप्लीट करूँ, और इंशाल्लाह पहले साल में नीट पीजी का एग्ज़ाम क्रैक करके फिर पीजी एमडी करूँ। उसका न्यूरो सर्जन का मतलब मेरा है कि न्यूरो सर्जन इंशाल्लाह बनना है। नीट की तैयारी आपने कहाँ से किया था? मैंने नीट की एग्ज़ाम तैयारी ब्रिक्स एकेडमी से की थी, जो एक लोकल कोचिंग है हमारे अलीगढ़ के यहाँ। तो वहाँ पे मैंने पूरे डेडिकेशन के साथ तैयारी की थी, और वहाँ के जो टीचर्स थे वो भी बहुत ज़्यादा सपोर्टिव थे। उन टीचर्स के मदद से मैंने वहाँ पे तैयारी की पूरी 1 साल, और उन्होंने मुझे भी बहुत सपोर्ट किया। ज़ाहिर-सी बात है, एक स्टूडेंट जो अब बहुत ही ज़्यादा एकेडमिक होता है, बहुत ही ज़्यादा फ़ोकस कंसिस्टेंट होता है, तो उसका स्कोर भी उसी तरीके से होता रहता है मॉक टेस्ट के अंदर। तो जिसका स्कोर अच्छा होता था तो हमारे यहाँ जो टीचर्स हैं उन्हें एक स्पेशल गाइडेंस भी देते थे, और वो गाइडेंस मुझे मिलता रहा पूरे आखिर के साल तक, जिसकी मदद से मैंने ब्रिक्स एकेडमी के थ्रू मैंने ये नीट एग्ज़ाम को क्लियर किया। अदनान, आपके पढ़ने का क्या तरीका था? क्या रूटीन था? किस तरह से आप तैयारी करते थे? कुछ बताना चाहेंगे आप? जी, जैसे कि हमारा कोचिंग था तो वो सुबह 7 से लेकर 1 बजे तक चलता था। जी। तो उस हिसाब से अपना शेड्यूल, अपना जो टाइम टेबल था उसे हमें सेट करना पड़ा, और वो सुबह 7 से 1 हम कोचिंग में पढ़ते थे। फिर कोचिंग से आने के बाद फिर हमारा जो डीपीपी होता था, एक डेली प्रॉब्लम प्रैक्टिस करके, जो हमें ब्रिक्स एकेडमी से ही प्रोवाइड किया जाता था, उसको हम लोग कंप्लीट करने के बाद फिर थोड़ा-सा रेस्ट लेने के बाद फिर उसके बाद मैं अपना सेल्फ स्टडी स्टार्ट करता था। सेल्फ स्टडी करने के बाद शाम में थोड़ा-सा बाहर निकल कर घूमना-वूमना, फिर रात के 12 बजे तक पढ़कर मैं सो जाता, और यही मेरा आखिरी साल तक चलता रहा जब तक कोचिंग। और ज़ाहिर-सी बात है, पूरे इंडिया के अंदर हर कोचिंग के में नीट की एग्ज़ाम से 2 महीने पहले तक लगभग जो सिलेबस होता है वो कंप्लीट हो जाता है। फिर सिलेबस कंप्लीट करने के बाद उसी को बार-बार रिवाइज़ करना होता है। तो उसके लिए उस वक़्त का वक़्त जो था वो रमज़ान का वक़्त था, और एक मुस्लिम एस्पिरेंट के लिए वो बहुत ही टफ़ वर्क होता है, क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है जी, रोज़ा भी रहना पड़ता है, और मैंने पूरे 30 रोज़ा भी रहा था माशाल्लाह। और उसके साथ-साथ मैंने नीट की भी तैयारी, और वो वक़्त एक बहुत ही क्रिटिकल होता है, जो लास्ट स्टेज का वक़्त होता है। तो उसके अंदर भी मैं सहरी के बाद से ही पढ़ना शुरू करता था, और उस वक़्त तो वो होता नहीं तो मैं लगातार मतलब पूरे रमज़ान सहरी से लेकर इफ्तार तक पूरा रिवाइज़ करता था। फिर इफ्तार के बाद थोड़ा आराम-आराम फिर पढ़ता था। कितने घंटे तक आप पढ़ाई करते थे? शुरुआत के वक़्तों में अगर मैं बात करूँ तो 6 घंटे कोचिंग में होते थे, और 6 घंटे रूम पे मैं पढ़ता था अपना। 12 घंटे का यही रूटीन मैंने अपना कंसिस्टेंसी के साथ मेंटेन करके रखा, और आखिर वक़्त में मैंने 14 टू 16 आवर्स का डेली रूटीन बनाया था 2 महीनों के लिए, जिसके अंदर मैंने अपने पूरे सिलेबस को बार-बार पढ़ा। अदनान, आप अभी बिल्कुल यंग एज में हैं। क्या सोशल मीडिया वगैरह यूज़ करते हैं आप?
मैं सोशल मीडिया से बहुत ज़्यादा दूर था। मैं सिर्फ़ व्हाट्सएप यूज़ करता था, उसके अलावा कोई भी सोशल मीडिया पे मेरा आज भी कोई अकाउंट नहीं है। कोई नहीं। अकाउंट क्या आप बनाएँगे अकाउंट अब? ऐसे मतलब सोशल मीडिया को यूज़ करने का, अगर जैसे बहुत सारे एस्पिरेंट ऐसे होते हैं जो सोशल मीडिया यूज़ करके भी बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम निकाल लेते हैं, और मैं इस चीज़ को मानता भी, लेकिन मेरे कुछ पर्सनल रीज़न्स और मतलब एक सोशल मीडिया यूज़ करने का मेरा उतना दिलचस्पी भी नहीं रहा इंस्टाग्राम, तो आगे भी मतलब उम्मीद है बचपन शायद। से ही आपको इंस्टाग्राम, यूट्यूब, नहीं, फेसबुक का कोई दिलचस्पी नहीं है? यूट्यूब मैं यूज़ करता हूँ, मतलब एज़ अ सोशल ऐप में एक है यूट्यूब, वो यूज़ करता हूँ, और आगे भी मतलब इंस्टाग्राम, ये फेसबुक, इस पे मेरा कोई कोई अकाउंट दिलचस्पी नहीं नहीं है। है आपकी? बिल्कुल नहीं। अदनान, इस रिजल्ट आने के बाद पूरे क्षेत्र के लोग लगातार आपको और आपके पिता को बधाई दे रहे हैं। कैसा लग रहा है आपको? ये एक सच बात बताऊँ तो जितना खुशी की बात है, तो उसके साथ-साथ एक बहुत ही बड़ी अचीवमेंट भी है, और ज़ाहिर-सी बात है, जब कोई एक बच्चा जब अपना 12th कंप्लीट करता है, तो उसके बाद उसके गोल्स को लेकर और फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी आ जाती हैं। तो उसके बाद बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो इधर-उधर घूमते, तो अगर आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम क्लियर कर लेते हैं, तो आगे का जो जर्नी होता है बहुत ही ज़्यादा क्लियर हो जाता है, और गोल जो होता है, मतलब अब उसके लिए उतना दौड़-भाग करना नहीं पड़ता। तो ज़ाहिर-सी बात है, खुशी के साथ एक जो सुकून है कि हाँ, अब आगे का जो जर्नी है आसान होगा, और मुझे अपने गोल्स को लेकर या फिर उसको लेकर ज़्यादा परेशान भी नहीं होना पड़ेगा, तो एक बहुत ही खुशी की बात है। और सबसे बड़ी बात उसके साथ-साथ ये कि जो मैंने एग्ज़ाम क्लियर किया, तो उसके साथ जो सुकून मिला कि हाँ, अब आगे मुझे एज़ अ मतलब क्या जो 12th के बाद जो बच्चों के अंदर वो परेशानी होती है, वो मेरे अंदर से अब निकल गई है। अदनान, आपको जो चाहने वाले लोग हैं या आपके पिता को चाहने वाले लोग हैं, उन सभी लोगों से जाते-जाते अंत में कुछ कहना चाहेंगे आप? जी, जो मेरे रिलेटिव्स थे जिन्होंने मेरा सपोर्ट किया, जो मेरी फैमिली थी जिन्होंने सपोर्ट किया, और स्पेशली पेरेंट्स में मेरे जो फादर थे, जो मुझे इकोनॉमिकली भी जिन्होंने सपोर्ट किया, और जिस तरीके से भी सपोर्ट किया, मैं उनका बहुत-बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। और जिन जिन लोगों ने मुझे कांग्रेचुलेशन दी, बधाई भी दी, ज़ाहिर-सी बात है मैं किसी सोशल ऐप पे नहीं हूँ, तो मैं उस पे रिएक्ट नहीं कर पाया, तो उन सभी को मैं बहुत-बहुत शुक्रगुज़ार। आप तो सोशल मीडिया यूज़ नहीं करते, आपको जानकारी नहीं होगा, लेकिन इस क्षेत्र के सभी लोग, पूरे चंपारण के लोग लगातार आपको बधाई दे रहे हैं। जी, जी। तो आपको तो जानकारी नहीं होगी, लेकिन हम लोग तो लगातार देख जी, रहे हैं। जी। तो सभी लोगों के बारे में क्या कहेंगे आप? मैं सभी लोगों के बारे में ये कहना चाहूँ, ज़ाहिर-सी बात है, इस क्षेत्र के अंदर अगर मैंने इस एग्ज़ाम को क्रैक किया, तो इस क्षेत्र का भी नाम रोशन हुआ है। तो इस वजह से जो हमारे रिलेटिव्स या हमारे यहाँ के जो लोग हैं, वो लोकल पब्लिक जो लोकल भी है। पब्लिक हैं, जो वो सोशल ऐप पे जो डाल रहे हैं, तो ज़ाहिर-सी बात है, इसके साथ-साथ इस क्षेत्र का भी नाम ये ऊपर हो रहा है। तो उन सभी लोगों को मैं बहुत-बहुत शुक्रिया कहना चाहूँगा, और उन सभी का जो सपोर्ट रहा उसके लिए मैं बहुत-बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। चलिए, बहुत-बहुत शुक्रिया अदनान अरशद अपना कीमती समय देने के लिए। थैंक्स।